चलिए तो बच्चा लोग आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी में, जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे उसके आगे। आज हम पढ़ेंगे डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। ये हम सब लोग जान चुके हैं कि जो भी एसेंशियल एलिमेंट होता है, अगर कभी भी वो थोड़ा कम हो गया तो कुछ डिफिशियंसी सिम्टम्स देखने को मिलता है। ये हम लोग पढ़ चुके थे। तो ये जो डिफिशियंसी सिम्टम होता है, ये डिफिशियंसी सिम्टम क्या होता है वो देखो। पहला डिफिशियंसी सिम्टम, इसका नाम है क्लोरोसिस। क्या नाम है? क्लोरोसिस। अगर किसी भी प्लांट में इन सारे एलिमेंट्स का डिफिशियंसी हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कि क्लोरोसिस होगा। अब एक सेकंड रुको। NSFEMG मनमोजंग मिल गया। चलो, तो क्लोरोसिस में कौन कौन सा एलिमेंट का कमी है तो देखो, ट्रिक है। NSFEMG मनमोजंग मिला। NSFEMG मनमोजंग। और क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू येलोइंग ऑफ लीफ। क्लोरोसिस का मतलब होता है कि अगर NSFEMG मनमोजंग का कमी होगा तो प्लांट का जो लीफ है उसका क्लोरोफिल में कमी होगा, लॉस इन क्लोरोफिल होगा। और क्लोरोफिल अगर कम हो रहा है तो लीफ कैसा हो जाएगा? येलो हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज नेक्रोसिस। नेक्रोसिस नेक्रोसिस किसके कमी से होता है भाई? तो नेक्रोसिस का कमी होता है काकू मजाक। भाई नेक्रोसिस है क्या, और वो देखते हैं। पहले तो काकू MG के को एक साथ पढ़ने, मजाक, काकू मजाक, ये नेक्रोसिस होता है। नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ ऑफ टिश्यू, पार्टिकुलरली ऑफ लीफ। अगर कोई टिश्यू का डेथ हो तो उसको हम लोग नेक्रोसिस बोलते हैं। और अगर लीफ का हो रहा हो तो नेक्रोसिस टर्म और ज्यादा सटीक हो जाता है। अगर लीफ के टिश्यू का डेथ हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं नेक्रोसिस। और याद करने का तरीका है काकू मजाक। ठीक है, सौरभ आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। समझ में आ रहा ना? नोट्स तो तुम्हारे पास भी है ही। यस सर, है सर। हाँ ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज लैक और लो लेवल ऑफ NKSMO। याद करने का तरीका, KS नमो। नमो अक्सर नरेंद्र मोदी को बोलते हैं, इसलिए नमो की KS नमो। नमो में एक नाइट्रोजन है और दूसरा मॉलिब्डेनम है। तो उससे क्या होता है भाई? उसका कमी अगर रहा, KS नमो का कमी रहा तो होगा इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। देखो अभी तक हम लोग ट्रिक से 3-4 चीज याद किए थे। कौन पीके का मैग्नीशियम सल्फर क्या था? ये मैक्रोन्यूट्रिएंट या माइक्रोन्यूट्रिएंट? बोलो। अमन बताइए, अमन और सौरभ। ये ट्रिक हम आपको दिए थे लास्ट क्लास में। कौन पीके का मैग्नीशियम सल्फर, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट का ट्रिक था या माइक्रो का? मैक्रो का भैया। ये हम बता रहे हैं, ये जो दिखा रहे हैं अभी हम, वो हम दिखा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यासीन के लिए। यासीन, ये देखो, ये है मैक्रोन्यूट्रिएंट। वैसा यस सर। न्यूट्रिएंट जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। और उसको याद करने का उसका एग्जांपल है CHON NPS K Mg और Ca। याद करने का तरीका बनाए हैं कौन? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, PK पोटेशियम और फास्फोरस, का कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है। यस सर। उसी तरह माइक्रो न्यूट्रिएंट का ट्रिक देखो। 8 होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट ट्रिक है। पहले तो एग्जांपल Fe Mn Mo Ni Zn BCl और Cu। ट्रिक देखो, बे, बी से बे, फेकू, मन मोनी, जंकल, ZnCl जंकल। ठीक है। यस सर। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे ट्रिक किए। क्लोरोसिस किसके कमी से होता है भाई? तो क्लोरोसिस होता है NSFEMG मनमोजंग के कमी से। नेक्रोसिस किसके कमी से? काकू मजाक। KS नमो के कमी से क्या? इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। उसी तरह के भी हटा दो, सिर्फ S नमो, इससे डिले इन फ्लावरिंग होता है। ठीक है। मतलब फ्लावरिंग आने में कि टाइम भैया लगता है। इसमें फ्लावर मतलब लेट से निकलता है क्या? हाँ हाँ हाँ, फ्लावर को जिस टाइम में आना चाहिए उसमें वो डिले होता है। ठीक है। ओके। मान लो जैसे अभी तक किसी प्लांट में फ्लावरिंग आ जाना चाहिए, लेकिन फ्लावरिंग 1 सप्ताह 2 सप्ताह के बाद हो रहा है, इसे बोलते हैं डिले इन फ्लावरिंग।
नेक्स्ट इज मिनरल टॉक्सिसिटी। देखो अभी तक हम लोग जान चुके हैं कि मिनरल के कमी से क्या क्या होता है ना, बट हम ये भूल जाते हैं कि मिनरल अगर थोड़ा ज्यादा होगा उससे भी नुकसान होगा। तो मिनरल टॉक्सिसिटी में हमको जानना है कि कोई भी मिनरल अगर अपने कंसंट्रेशन से ज्यादा होने पे प्लांट के वेट को कम से कम 10% से घटा दे। ऐसे भी हमारा जब तबीयत खराब होता है तो हमारा भी वेट कम होता है ना, होता नहीं होता, बताओ। हाँ होता है। यस सर। होता है। तो वही Yes, बात बोल sir. रहा हूँ, अगर कोई भी मिनरल आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए और ज्यादा होकर अगर वो किस तरीके से रिएक्शन कर रहा है तो उसके रिएक्शन से क्या होता है कि उसका वेट लॉस होता है। किसी भी तरीके से अगर प्लांट का ड्राई वेट यानी पानी को हटाकर 10% से आसपास 10% के आसपास भी अगर घट गया तो उसको हम लोग बोलते हैं मिनरल टॉक्सिसिटी। मिनरल इतना ज्यादा हो गया है कि वो टॉक्सिक हो गया, जहरीला हो गया है। जहरीला। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल सुनो ना, नमक अगर बहुत ज्यादा होता है तो बोलते हैं ना मम्मी नमक जहर हो गया है आज सब्जी, बोलते हैं। तो Yes, ये sir. हाँ उसी का हम बात करें टॉक्सिसिटी, ठीक है। चलो अगला। तो अगर मैग्नीज का टॉक्सिसिटी होता है, मतलब अगर किसी प्लांट में मैग्नीज का कंसंट्रेशन जरूरत से बहुत ज्यादा हो जाता है तो उससे जो क्लोरेटिक वेन्स हैं, क्लोरोफिल के आसपास जो वेन हैं, उनके चारों तरफ ब्राउन स्पॉट बन जाता है, ठीक है। अगला Mn, मैंगनीज जो है वो आयरन और मैग्नीशियम से कंपटीशन करता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम मैंगनीज जो है वो आयरन और Mg से अपटेक के लिए कंपटीशन करता है, यानी कौन ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। मतलब ये कि अगर मान लो किसी पेरेंट के पास 3 बच्चा है, 3 बच्चा में 2 जो है ना सेम एज का है, तो गोदी चढ़ने के लिए कंपटीशन करेगा ना कि मम्मी हमको लीजिए, मम्मी हमको लीजिए। कुछ वैसा ही है यहाँ पे। मैंगनीज जो है ये आयरन और मैग्नीशियम से कंपटीशन करता है। मैंगनीज चाहता है कि भाई आयरन या अगर मैग्नीशियम एब्जॉर्ब हो रहा तो उसको छोड़कर प्लांट हमको एब्जॉर्ब करे। तो बात असल में यह है कि अगर मैंगनीज थोड़ा भी ज्यादा होगा तो एक तो मैंगनीज का टॉक्सिसिटी होगा, और उसके साथ साथ एक तो ऐसे ही 2 मैंगनीज था तो आयरन और मैग्नीशियम को कम कर रहा था। अगर 100 मैंगनीज हो जाए तो एक तो मैंगनीज ज्यादा हो गया, और ऊपर से जो थोड़ा मोड़ा आयरन या मैग्नीशियम एब्जॉर्ब हो रहा था उसको भी एब्जॉर्ब होने नहीं देगा। तो अगर मैंगनीज ज्यादा होगा तो पहले तो मैंगनीज टॉक्सिसिटी होगा, और दूसरा आयरन और मैग्नीशियम का कमी भी होगा। कोई दिक्कत बोलो। नहीं भैया। ठीक है। तो मैंगनीज बहुत ही 73 किस्म का आयन है। मैंगनीज कंपीट करता है आयरन से और मैग्नीशियम से अपटेक के लिए, जबकि मैग्नीशियम से तो और जबरदस्त दुश्मनी। मैंगनीज इज Mn Mg से एक तो अपटेक के लिए कंपटीशन किया, उसके अलावा Mn जो है वो Mg के एंजाइम में जाके जुड़ जाता है। अच्छा इतना ही नहीं, ये जो Mn है ये कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन यानी सूट एपेक्स की तरफ मूवमेंट को भी रोक देता है। तो अगर मैंगनीज एक्सेस हो गया तो फेका Mg का कमी हो जाएगा, आयरन का भी, कैल्शियम का भी और मैग्नीशियम का भी, क्योंकि आयरन और मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब होने नहीं देगा और कैल्शियम को ट्रांसलोकेट होने नहीं देगा। तो याद आपको कैसे रखना है कि अगर मैंगनीज बढ़ गया, मिनरल टॉक्सिसिटी क्या भाई, तो अगर कोई मिनरल आयन के ज्यादा होने से प्लांट के वेट में 10% के आसपास का कमी आ जाए तो हम लोग बोलेंगे कि मिनरल टॉक्सिक हो गया, ठीक है। मैंगनीज के टॉक्सिसिटी होने से ब्राउन स्पॉट आता है और ब्राउन लीफ पे, और ब्राउन स्पॉट के चारों तरफ क्लोरेटिक वेन हो जाता है, मतलब सड़ा हुआ वेन। तीसरा बात, मैंगनीज के अधिक होने पे किस किस चीज का कमी होता है, तो फेका Mg का कमी होता है, आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम का। अभी बताइए कोई दिक्कत। नहीं भैया। नहीं सर। वेरी गुड। नेक्स्ट इज मोबिलिटी। कोई एलिमेंट कितने आसानी से मूव कर पा रहा है, इसके बेसिस पे हम लोग एलिमेंट को 2 टाइप में बांटते हैं, मोबाइल एलिमेंट और इमोबाइल एलिमेंट। कोई एलिमेंट
कितने आसानी से मूव कर पा रहा है प्लांट बॉडी में, इसके बेसिस पे हम लोग प्लांट में जो भी एलिमेंट्स उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज मोबाइल एलिमेंट एंड सेकंड इज इमोबाइल एलिमेंट। अब देखो सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अभी तुम्हारे बॉडी में जो तुम नमक खाते हो, उस नमक में कौन कौन सा आयन होता है? जो नमक खाते हो उसका कोई फॉर्मूला बता सकते हो? अबे कॉमन साल्ट का एक फॉर्मूला बताओ। वेरी गुड, NaCl। ना तो NaCl जब बॉडी में जाएगा तो कौन कौन सा आयन में ब्रेक होगा? Na+Cl Na+ और Cl माइनस। माइनस। ठीक है, अब हमको हाँ। बताना सिंपल सा बात, तुम्हारे बॉडी में जो कार्बन या कैल्शियम या जो मैग्नीशियम तुम्हारे मसल या बोन्स में स्टोर्ड है, उसको मूव कराना बॉडी के अंदर आसान है या फिर इस सोडियम और क्लोरीन आयन को मूव कराना आसान है? बताओ। अरे जाहिर सा बात है, कैल्शियम फास्फोरस ये सब जो है वो तुम्हारे हड्डी में जाके जुड़ चुका है। अब जब तक तुम्हारे हड्डी को हम डिसॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो फ्री होगा क्या? नहीं, बोलो। नहीं होगा सर। तो यानी इस तरह के किसी भी एलिमेंट को मूव कराने के लिए तुमको पहले हड्डी को डिसॉल्व करना पड़ेगा, या मसल में कार्बन है तो मसल को डिसॉल्व करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल काम है। जबकि सोडियम या पोटेशियम या क्लोरीन ये सब जो आयन है ये फ्रीली बॉडी में मूव करता है, तो इसको मूव कराना आसान है। तो इसी बेसिस पे हम बोलते हैं वैसा एलिमेंट जो आपके या प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर का पार्ट हो, वो जल्दी मूव नहीं करता, और चूंकि वो जल्दी मूव नहीं करता उसको हम लोग बोलते हैं इमोबाइल एलिमेंट। और वैसा एलिमेंट जो प्लांट में किसी भी तरीके से किसी स्ट्रक्चरल बॉडी का या स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं, वहां का जो एलिमेंट होता है वो आराम से मूव करता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल एलिमेंट। अब सुनना, मोबाइल एलिमेंट क्या है? वो लगातार प्लांट के ओल्डर पार्ट से यंगर पार्ट की तरफ जाता है। ऐसा क्यों? जरा सोचो, प्लांट में एक पत्ता था, एक पत्ता जब तक बच्चा था तब तक तो बच्चा ही था, जब बड़ा हुआ तो और न्यूट्रिशन सॉइल से खींचा तभी तो बड़ा हुआ, उसके बाद बूढ़ा हो गया, और बूढ़ा होकर वो टूट कर गिर के वापस मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन बेचारा प्लांट बहुत मेहनत करता है उस न्यूट्रिएंट को रूट से लीफ तक पहुंचाने में, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट आ चुका है वो वापस से सॉइल में जाए। तो प्लांट क्या करता है? तो प्लांट क्या करता है कि जो प्लांट है ये जो भी ओल्डर बॉडी पार्ट था वहां से न्यूट्रिएंट्स को निकालता है और यंगर पार्ट में जाकर डिपॉजिट कर देता है। ओल्डर पार्ट से निकालता है और यंगर पार्ट में जाकर, बोलो, डिपॉजिट कर देते हैं। डिपॉजिट करेगा। तो अब होता ये है कि जो मोबाइल एलिमेंट है वो तो फटाफट पुराने वाले लीफ से नए वाले लीफ में चला गया, पुराना वाला लीफ टूट के गिरेगा भी तो उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम न्यूट्रिएंट तो निकाल कर नए वाले लीफ में डाल दिए हैं। हाँ, है ना? तो अगर मान लो कभी उन तरह के एलिमेंट्स का कमी हो गया, मोबाइल एलिमेंट का कमी हो गया, तो उसका कमी सबसे पहले किसमें दिखेगा? ओल्ड वाले ओल्ड में। लीफ में कि ओल्ड वाले। हाँ बिल्कुल ओल्ड वाले में। क्यों? क्योंकि ओल्ड वाले में जो पहले से था वो तो पहले ही चला गया यंगर वाले में। हाँ, समझ रहे हो? ओल्ड वाला तो यंगर वाले में चाह रहा है, तो अगर दोबारा नहीं मिलेगा तो ओल्ड वाले में कमी हो जाएगी। तो बस अब हो गया, वैसा एलिमेंट जो ओल्ड लीफ से यंग लीफ की तरफ जाए या ग्रोइंग टिप की तरफ जाए उसको बोलते हैं मोबाइल एलिमेंट। उनका कमी सबसे पहले ओल्डर लीफ में दिखता है। एग्जांपल NPK, मंकल, Mg। मिला? यस सर। NPK, मंकल, Mg। देखो ऐसे याद करना, थोड़ा ऐसे तो लग रहा होगा कि सर क्या आप कुछ भी बना दे रहे हैं, मंकल जंकल अंकल जो दिख रहा है सब बना दे रहे हैं, ये कोई बात हुआ? हम ऐसे ही याद कर लेंगे, लेकिन ऐसे याद नहीं हो पाएगा। सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, मैंगनीज कुछ ना कुछ मिस करेगा, जबकि ऐसे जो ट्रिक बना रहे हैं इससे याद करना रिलेटिवली आसान है। ठीक है, चलो इमोबाइल एलिमेंट का बात करते हैं। इमोबाइल एलिमेंट वैसा एलिमेंट जो फ्रीली मूव नहीं करे प्लांट के अंदर, और अगर मोबाइल में कमी पहले ओल्ड में दिख रहा था तो इमोबाइल में कमी किस में दिखेगा? पहले यंग में। और इसका एग्जांपल KBFES का, इसको बेरिलियम नहीं, बोरोन को बी पढ़, KBFES। ठीक है, ठीक है ना? चलो हाँ नेक्स्ट इज, हाँ नेक्स्ट इज मिनरल एब्जॉर्प्शन।
अब देखो ये हम आपको एनाटॉमी में ही बता चुके हैं, एनाटॉमी में, मॉर्फोलॉजी में बता चुके हैं कि कोई भी मिनरल जब प्लांट बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, या ट्रांसपोर्ट में भी बताएं, तो सबसे पहले क्या होता है कि आप पहला फेज जो होता है वो एक्टिव होता है। उसमें आप इनिशियली सबसे पहले जो भी आयन है उसको एक्टिवली बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बाद पीछे से पानी आता है। तो इसमें उसी तरह का बात हो रहा है। देखो क्या हो रहा है, ये भी 2 फेज में होता है, और रूट के जोन ऑफ सेल इलोंगेशन में होता है। रूट का सारा जोन सब लोग मॉर्फोलॉजी में बहुत डिटेल में पढ़े हैं, डायग्राम बना के पढ़े थे, याद आ रहा है? याद आया? भूल गए? एक सेकंड लाइन पर रुकना। हाँ तो चलो तो सबसे पहले क्या होता है, रूट जोन ऑफ सेल इलोंगेशन में एब्जॉर्ब हुआ रूट के। उसके बाद देखो पहले फेज में रैपिड अपटेक ऑफ आयन होता है, जो फ्री स्पेस होता है ना रूट का उसमें। और उसके बाद अच्छा, जो फ्री स्पेस या आउटर स्पेस है उसी को हम लोग एपोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है, जो कि पैसिवली होता है। और उसके बाद सेकेंड फेज जो है वो स्लोली होता है, सेकेंड फेज स्लोली होता है सिम्प्लास्ट में, जो कि एक्टिव होता है। देखो पहले ही आपको बताया था कि जो डेड पार्ट है, उस डेड पार्ट में जो एंट्री होता है वो आसानी से हो जाता है, और जो बाद में होता है, जो सेकेंड वाला पार्ट होता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। लिविंग पार्ट में थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है, तो वो एक्टिव होता है। और इन आयन के मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फ्लक्स। फ्लक्स। तो 2 पार्ट में हुआ, पहला पार्ट एपोप्लास्ट में हुआ है जो कि पैसिव है, दूसरा पार्ट सिम्प्लास्ट में हुआ है जो कि एक्टिव है इनर पार्ट में। पहला वाला जो एपोप्लास्ट में हुआ था वो स्लो था, सॉरी वो फास्ट था और पैसिव था। जो सेकेंड फेज में हुआ है वो सिम्प्लास्ट में हुआ, वो स्लो था और एक्टिव था। और इस मूवमेंट ऑफ आयन को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। ठीक है, ठीक है, दिक्कत है बताइए? ठीक है भैया। चलो तो इसके बाद अब पढ़ना है आपको नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक अगले क्लास में ही पढ़ें, क्योंकि एकदम अलग टॉपिक है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। वैसे तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, मतलब सीबीएसई में, बट चलो ठीक है, अगले क्लास में।